जैसा आप पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे हैं और वो बाकी बात रखेंगे। 78 से आप प्रैक्टिस में हैं और बाकी मैं क्या कहूँ, उनका ही समय दे लूँगा। तो ज़्यादा उनके बारे में देखना हो तो आपको मिल जाएगा। नहीं, कुछ कहना भी मत, क्योंकि कागज का रिकॉर्ड बनाने के लिए लंबा चौड़ा परिचय तैयार करते हैं, फिर श्रोता को लगता है कि उस लेवल का तो बोले ही नहीं है। हमारी दुविधा होती है, हम जितना बोलेंगे फिर अच्छा लगेगा। तो मैं हल्की फुल्की बात से इसे शुरू करूंगा। देखो कि अभी मेरे लिए सबसे पहले तो धन्यवाद की बात यह है कि गोष्ठियों में तो सारी उम्र जाना ही होता है, हजारों की संख्या में भी रही होंगी, यूनिवर्सिटीज में सब भी है। पर आपका जो अच्छा लगा मुझे कि आपने हर वक्ता को एक एक टॉपिक दिया, तो मेरे से भी उन्होंने कहा कि क्या बोलना है, ये एक अच्छी बात है। दूसरा क्या है कि ये जो सिलेक्टेड गैदरिंग है ना, उसमें वक्ता को बहुत बड़ी सुविधा होती है कि उसको क्या कहना है, वरना हर आदमी की आंखें पढ़ नहीं पाता और बिना पढ़े आप अच्छी तरह प्रभावित नहीं कर सकते हैं। मुझे वो नहीं बोलना है जो आपके सिर से निकल जाए या आप तक पहुँचे ही ना। तो धन्यवाद विषय का। दूसरी बात का धन्यवाद ये है कि वकालत शुरू करने के बाद वकील ने कभी फिर बिना केस के पढ़ता नहीं है। तो मुझे जो मैंने कभी पढ़ा होगा या थोड़ा बहुत अधूरा रह गया होगा, यहाँ जो लोग बैठे हैं उन्होंने मुझे याद करा दिया, मैं इनका भी क्योंकि मकसद की बात होती है। मैं वहीं से बातचीत शुरू करूंगा जो मुझे बताया था कि हाई कोर्ट में एक दिन केस चल रहा था, ये एडल्टी के ऊपर था कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को, पुलिस में था वो, आप जानते होंगे, उसको नाम लेना ठीक नहीं, उनको नौकरी से निकाल दिया। जब फाइनल बहस में केस आया तो बाय द वे तब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उस पर आ चुका था। तो मुझे जज साहब ने बुलाया, भाई हम आपसे इस फैसले को तो छोड़िए, क्योंकि ये तो हम एक छोटी सी बात करते हैं कि सर्विस लॉ का अपना कोड होता है, उसका बाकी चीज़ों से संबंध नहीं होता, तो वो है तो ठीक है, पर हम आपसे कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी पे सुनना चाहते हैं और हम लंच बाद रखेंगे और लंच आपका रहेगा, जितना बोलना चाहे सारी बातें कही। मैंने ठीक है चलो विषय हुआ, तब मुझे पढ़ने का मौका मिला, नहीं तो मैं भी ना पढ़ता। मैंने कहा ना वकील बिना केस के पढ़ता ही नहीं है, और अगर केस आ जाए तो बोले सारी रात गुजार देता है, ये होता है। तो मैं विषय है कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी। जब मोटा मोटा मैंने भी देखा तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मॉरलिटी शब्द नहीं है, और अगर मोटा मोटा जानना भी चाहें तो जैसी हमारी प्रियम्बल है उसमें न्याय की बात कही है, स्वतंत्रता की बात है, समानता की बात है, बंधुत्व है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी के नाते इन्फर कर सकते हैं, अदरवाइज कोई शब्द नहीं है। लेकिन इससे आगे जाते हैं, वो मैं बाद में कहूंगा कि मैंने क्या देखा और कहां से क्या पाया। पर उससे पहले हमको पहला जो अनुच्छेद है उसमें वो इंडिया दैट इज भारत, वहां से मैं बात करना चाहता हूं, और वो खास करके इस समय करना चाहता हूं कि आपने कहा राव साहब ने कि कंटेम्परेरी इशू, आज में सारे विश्व में दोबारा राष्ट्रवाद अच्छे या बुरे अर्थों में अपने चरम की ओर जा रहा है। सारे विश्व का ये स्थिति है, किसी कंट्री को देश देखिए आज राष्ट्रवाद जा रहा है। मैंने कहा अच्छे और बुरे दोनों अर्थों में जा रहा है, इसलिए हमें दोनों पक्षों में जो अच्छा पक्ष क्या हो सकता है उस पर देखना चाहिए। तो भारत जो सैकड़ों साल गुलामी में रहा, लोग सब भूल ही गए कि वो भारत कोई है, और हम एक कॉलोनी हो गए, ब्रिटिश कॉलोनी, और उसके नाते किसी ने इनको इंडिया कह दिया, किसी ने इंडिया कह दिया। इसके इंडिया के भी कई नाम है अलग अलग भाषा में। मुझे क्या 91 में यूएनओ में जाने का मौका मिला, वहाँ जो डिस्प्ले हो रहा था देशों अलग अलग, इंडिया भी लिखा, फ्रेंच में लिखा, तो दूसरा नाम है अंग्रेजी में, तो हमारा तो नाम ही नहीं था कोई, ये स्थिति बन गई थी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं को सबसे पहले कहना था कि इंडिया दैट इज भारत। अब मैं अपने विषय पे आने के, मुझे समय की छूट दे दी गई है, इसलिए मैं दिल की बात तो कहूंगा आपसे कि अब इस विषय को रखने से पहले भूमिका में मैं 2 किताबों का जिक्र करना चाहूंगा। एक तो पुरानी है जो मैक्स मूलर की किताब है। अगर आपको ध्यान हो कि
अंग्रेज़ों ने जब सारे विश्व में राज कर लिया तो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए उन्होंने ऑक्सफोर्ड और दूसरी यूनिवर्सिटी का क्या नाम है कैम्ब्रिज में ये कोर्स चलाया है कि जिनको हमने भेजना है राज्य करने के लिए, वो ICS कहलाता था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से। तो वो कोर्सेज शुरू किए, उसमें मैक्स मुलर को बुलाया गया क्योंकि मैक्स मुलर का भारत के बारे में बहुत गहरा अध्ययन था। उन्होंने क्या कहा वो अभी मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने एक शब्द का अगर याद करने की, वेयर दी क्रिश्चियनिटी एंड्स हिंदुइज्म स्टार्ट देयर फ्रॉम, ये बहुत बड़ा शब्द था उन्होंने, पर मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। पर उनको कहा गया भी आपने भारत में बहुत अध्ययन किया है, क्योंकि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे वो, जर्मन के, कि आप लेक्चर दीजिए। और कहा कि भाई सबसे बड़ी जो हमारी कॉलोनी है वो भारत है, पॉपुलेशन के हिसाब से, डाइवर्सिटी के हिसाब से, क्योंकि जितनी, जिसमें आपने कहा ना कि भाई आज भी हम बचे हुए हैं, जितनी डाइवर्सिटी भारत के अंदर है, भाषा से लेकर फेथ के लेकर अनेक प्रकार की, मौसम की लेकर, कोई ऐसा चीज नहीं जिसमें हमारी इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो, और वो बड़ा भी है और उसकी डाइवर्सिटी बहुत है। ये बताओ कि भारत को हम क्या सिखा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो शायद ब्राउन की कमता है, व्हाइट मैन्स बर्डन। मेरी बेटी कह रही थी नहीं गलत कह रहे हो, कोई लेखक और है वो, मुझे आप करेक्ट कर देना। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो कॉलोनिज्म है इसका बेसिक, क्योंकि हर एक चीज का लॉजिक होता है, तानाशाह का भी अपना एक लॉजिक होता है। वो कहते हैं भी भगवान ने कुछ समाजों को, कुछ क्षेत्रों को इतना विकसित नहीं किया है कि वो अपने आप को गवर्न कर सके। इसलिए भगवान ने सफेद लोगों पर ये जिम्मेवारी डाली है कि वो उनको सभ्य बनाएं, शासित करें, ताकि सारा विश्व, पूरा मानव अच्छी तरह रह सके। इट इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉलोनिज्म कहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप बताओ कि क्या भारत को हम क्या सिखाएं। उनके 11 लेक्चर हैं, बहुत, आप नेट पे भी देख लेना, गूगल पे भी किताब भी मिलती है। उन्होंने कहा कि व्हाट नॉनसेंस यू आर आस्किंग टू मी। उन्होंने कहा कि मेरे लेक्चर्स का टाइटल रहेगा व्हाट इंडिया कैन टीच अस। उनके 11 लेक्चर्स हैं, 11 दिन के लेक्चर्स हैं, और वो किताब में भी मिलते हैं। नंबर 1 तो यह कि हम हैं क्या, भारत कौन सा था, ये थोड़ा आपके मन में भी एक आत्मसम्मान जगना चाहिए मेरी बात को, क्योंकि मेरी बात तभी आपके समझ में आएगी। क्योंकि जो यहाँ चित्र नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि मैं चित्रों पर ही आने वाला हूँ, क्योंकि मैंने चित्रों वाला सेशन अलग रखें। नहीं इसी में रखूंगा मैं बात उसको ही कहना चाहता हूँ। दूसरी बात है, सैमुअल हंटिंगटन की बुक हम जानते होंगे, क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन। ये 2 बातों से समझ सकते हैं कि भारत के बारे में जो विश्व के चिंतक हैं, तटस्थ चिंतक है, उनका क्या आंकलन है। तो सबसे पहले बात जो मैंने वहां बहस में कही थी, मैंने वो आपको बात करना चाह रहा हूँ कि क्योंकि विषय आ रहा है नैतिकता का। क्योंकि मेरे से जब चर्चा करने आए तो इन्होंने कहा था कि नैतिकता तो धार्मिक चीज है। मैंने कहा धार्मिक नहीं, राष्ट्रीय भी चीज है, खाली धार्मिक नैतिकता ना कहें। और हम चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मॉरिटी तक हम सीमित रखेंगे अपने आप को, कहीं आगे नहीं जाएंगे। मैं अपने किसी चीज नहीं चाहूंगा कि कोई मेरे पूर्व आकर मेरे ऊपर किसी प्रकार से प्रभावित होकर मुझे कुछ कहने के लिए कहें। तो सबसे पहला जो चित्र आता है, बाकी चित्रों का वर्णन बाद में करूंगा मैं आपको जब सबसे पहला चित्र आता है मोहनजोदड़ो की सभ्यता का, जिसे हम प्री वैदिक काल कहते हैं। व्हाट डज इट मीन्स कि हम दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता हैं। ये है कि हमको जो भी हमारे संविधान की व्याख्या करनी है ना, जैसे आपने कहा कि प्रियम्बल भले उसका पार्ट नहीं है, लेकिन प्रियम्बल उसकी आत्मा है। समय नहीं है ना, मैं आप बता दूं कौन कौन से प्रियम्बल के शब्द से कौन कौन से सेक्शंस बने हैं, सॉरी आर्टिकल्स बने हैं। सारे फंडामेंटल राइट उसी से ड्राइव हुए, सारे अलग से कुछ भी नहीं है। तो मेरा मतलब कि वो जो चित्र है ये बताता है कि हम एक विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। वैसे नहीं कहा कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि अस्थि भटके नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। लगभग 117 साल में कोई भी आक्रांता रहे हों,
100 साल के आसपास मान लीजिए, उन्होंने दूसरे लोगों की संस्कृति को नष्ट कर दिया, संस्कृति को बदल दिया। और भारत की 800 साल के आक्रमण में भी ऐसा नहीं हुआ। तो कुछ बात है, इसलिए इकबाल ने कहा ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। मिटती नहीं हो रही। तो वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारी संवैधानिक नैतिकता को हम नहीं समझ सकते। हमने किस प्रिटेक्स्ट में देखना है? ओनली फॉर द लीगल एस्पेक्ट, कि केवल लोगों के राइट्स को तय करने हैं, इसलिए हम इसको संवैधानिक नैतिकता को पढ़ेंगे। क्योंकि मैं कहना चाहता, जो लंबा 400-500 पेज का जजमेंट है, उसमें राइट की तो बात कही है ना, और क्या कहा उन्होंने, है? तो मेरा निवेदन था कि हम सभ्यता हैं। फिर सभ्यता के बाद जो दूसरा चित्र आता है, वो मैं थोड़ा सा नागरिकता का आता है। और नागरिकता के हर चैप्टर में 22 चित्र हैं, वो हर एक चैप्टर पर एक एक चित्र है। मैं इसको थोड़ा वो संविधान रखा अपन ने। हाँ, संविधान तो बहुत अच्छा है। तो मैं उन विषयों को भी टच करूंगा केवल नैतिकता के नाते, उसका बाकी विस्तार में जाऊंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। वो नागरिकता के चैप्टर में जो बात आती है, वो आती है गुरुकुल की। गुरुकुल का आप देखिए, गुरुकुल में राजा का बेटा भी पढ़ता था, साधारण व्यक्ति का बेटा भी पढ़ता था, समान रहते थे। सुदामा भी वहीं था, कृष्ण भी वहीं था। ये तो कंसेप्ट को समझना पड़ेगा हमको कि हम नागरिकता किसको कह रहे हैं, जिससे हम कहते हैं ना कि इक्वलिटी की बात हमारे प्रियम्बल में आई है। ऐसा नहीं है कि उस संविधान के कारण ही आई, पुराना जो हमारा चल रहा था उसके कारण ही उस समय ये चीज आई। गुरुकुल में नागरिकता शब्द इसलिए उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। फोटो को, चित्र को क्यों लगाया इसके अंदर? क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है ना, उसी के अंदर इनबिल्ट है। हम क्या मानते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उसको कि परमात्मा केवल एक है। और साइंटिफिक रीजन इन सारे चीजों का, जिसको फ्रांस की हम क्रांतिकारी कहते हैं, मतलब समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात करते हैं, ये तीनों का एक ही नैतिक आधार है कि हम सभी ईश्वर की अंश हैं। क्योंकि यदि हम ईश्वर की अंश हैं तो हम दूसरे, हम जितने भी लोग हैं उसके बच्चे हैं। बच्चे हो गए तो सभी बराबर हैं, बराबर हैं तो बंधुत्व होगा। जब सभी संतान है तो सबको अपना विकास करने का समान अवसर रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए? तो ये जो हमने ड्राइव किया है, ये सारी की फ्रांस की क्रांति से नहीं लिया, उससे पहले भी हमारा इनबिल्ट विजन था हमारे देश का, भारत का। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, उसी से प्रियम्बल में सारे शब्द आए तो इसी प्रकार से आए थे। तो दूसरी बात आई थी नागरिकता की बात। तीसरा मैं जिस पे मैं थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा, वो मौलिक अधिकार है। क्योंकि हम सारा वकील भी केवल ना जितने राइट्स के चलते, फंडामेंटल राइट्स पे चलते, 14-16 से ज्यादा क्या वकालत करते, वकील पढ़ते भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसके बाद बाकी प्रोविजन, कहीं कोई मैटर आ जाए, हम चूंकि मान लो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर हमारे पास आते थे AA के नाते, तुमको पढ़ना पड़ता था। वरना आम प्रैक्टिस में 85% प्रैक्टिस राइटर्स के। उसमें चित्र है भगवान राम का। वो कब का चित्र है? जब वो अयोध्या से, वो सॉरी श्रीलंका से वापस लौट कर आ रहे थे। उसके दो अर्थ हैं कि हम इतने साल की गुलामी के बाद हम अपने घर पे लौट रहे हैं, भारत में लौट रहे हैं। अयोध्या का मतलब घर पे लौट रहे हैं, घर का मतलब भारत में लौट रहे हैं। इसलिए एक तो ये उनका संकेत था जो हमको समझना चाहिए। दूसरी बात हम ये सोचे हैं कि मौलिक अधिकारों की बात है, लेकिन भगवान राम का जीवन तो हमेशा मर्यादाओं की बात करता है। मर्यादाओं का मतलब कर्तव्य है। रामायण के राम जी के जीवन को खाली राम जी का ना करें, सारे रामायण का देख लीजिए, किसके प्रति किसका क्या दायित्व है, इस सारे में एनालिसिस सारा उसके अंदर हुआ है। और चैप्टर है अधिकारों का। तो आखिर संविधान के निर्माता ने, मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि ये चित्र केवल डेकोरेशन थे या कोइंसिडेंटली थे, क्योंकि इसके संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अंबेडकर जी का डिबेट्स में इतनी बड़ी भूमिका थी डिस्कशन के कारण कि हम उनको कहते हैं संविधान के निर्माता हैं, क्योंकि हर डिबेट का उन्होंने जो जवाब दिया डिटेल में आप पढ़ेंगे, एक एक सवाल पे क्यों हम कह रहे हैं कि उन्हें ड्राफ्ट पर देना पड़ता है, ड्राफ्ट में, और 4200 समथिंग अमेंडमेंट इसमें डिबेट हुई है इसके ऊपर, हर जगह उन्होंने जवाब दिया क्यों, किसका शब्द क्यों रखना चाहते हैं। तो इसलिए हम उनको संविधान का निर्माता कहते हैं। वो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, जैसे मौलिक अधिकार कमेटी के पटेल थे,
अलग अलग समितियां बनी हुई थी सारी। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि उनको ही लगा कि इसके बिना तो अधूरा रहेगा। किसी भी चीज का एक बॉर्डर होना चाहिए, बॉर्डर लाइन होनी चाहिए मर्यादाओं की भी, कहाँ तक जाना है, कहाँ तक नहीं जाना है। तो इसलिए उन्होंने नंदलाल बोस जो शांति निकेतन में थे उनसे बातचीत की और विजन तूलिका उनकी थी, दिमाग इनका था। तो उनके कहने पर यह चित्र आया कि नहीं मौलिक अधिकार में भगवान राम वाला चित्र रखना। क्यों कि हम का मतलब ये नहीं है कि मेरा अधिकार, हम का मतलब भारत के हर नागरिक का अधिकार। स्टेट की जिम्मेवारी तो अल्टीमेट है, लास्ट में है। हमारी नागरिकों की भी जिम्मेवारी, अब देश हमारा हो गया है, हमने इस देश को चलाना है, तो हमने दूसरों के अधिकार की रक्षा करनी है। दूसरों के अधिकार की रक्षा अगर करेंगे तो निश्चित ही आपके अधिकार की रक्षा हो जानी चाहिए। कि हम जैसे कभी चर्चा करते हैं कि अगर पिता अपने पुत्र के प्रति अधिकार की कर्तव्य को निभाता है तो अल्टीमेटली उधर से भी सुरक्षित हो जाता है। पति पत्नी का मान लें, किसी का भी मान लीजिए, राजा प्रजा का मान लें, अगर एक व्यक्ति अपने धर्म को निभाता है, दायित्व को निभाता है, दूसरे का अल्टीमेटली प्रोटेक्ट हो जाता है। तो सुरक्षा का तरीका हमारा मॉडलिटी स्वतंत्र भारत की ये होनी चाहिए थी। क्योंकि उन्होंने ये जो किताब नहीं है सब, ये बहुत बड़ा धर्म शास्त्र है, आस्था शास्त्र है कि उन्होंने एक नक्शा पेश करना था भारत के लोगों को कि हम अब भारत के लोग हम अपने देश को कैसे चलाना चाहते हैं। ये नहीं कहा कि हम पार्लियामेंट ये चलाना चाहते हैं, उस समय संविधान सभा थी, हम भारत के लोग कैसे चलाना चाहते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द प्रयोग हुआ। तो इसमें मैं जो शब्द कह रहा हूं, अगर आप इस दृष्टि से देखेंगे तो मेरी बात आपको गलत नहीं लगेगी कि भी कर्तव्यों का जो बात कही है उसमें दूसरे के अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं। अगला जो चैप्टर आता है इसमें चौथे वाला, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मैं जिस दृष्टि से व्याख्या करना चाहता हूं, कानून के नाते तो कहेंगे ये एनफोर्सेबल नहीं है, ये सारी चीजें तो आप कहेंगे, आपने भी कहा सारी बातें। पर बेसिकली क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम जब घर बनाते हैं ना, तो हम बजट हमारा सीमित होता है, समय भी सीमित होता है, हम कुछ चीजों का सपना देखते हैं कि यार मेरा घर कैसा होना चाहिए, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, यहाँ फानूस होना चाहिए, आज पर ये होना चाहिए, यहाँ पर एक मैं पौधा लगाऊंगा। ऐसी ये सारी कल्पना रहती है, क्योंकि उनके बिना मेरा घर अधूरा होगा और मेरा अंततः गत्वा ये जो देश है कि मेरा घर ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो यही है कि मेरा प्रिय भारत कैसा होना चाहिए। इसलिए बाद में जितने भी कानून बने हैं नीति निर्देशक तत्वों की रोशनी में ही बने हैं। पर उसमें एक बड़ी अजीब बात है, क्योंकि जो लोग हिस्टोरिकली क्लासिफिकेशन करते हैं संविधान का तो कहेंगे कि वैदिक काल, प्री वैदिक काल, वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, ऐसे भी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्योंकि चौथा चित्र आता है कि भाई द्वापर युग जिसको बोलते हैं कि महाभारत का काल है। तो भगवान श्री कृष्ण के तो बहुत सारे चित्र हो सकते थे, उन्होंने वृंदावन में नृत्य करते हुए चित्र क्यों नहीं दिया? अगर उनकी केवल आस्था भगवान श्री कृष्ण पर ही थी तो महाराज का दिखा देते। हाँ, महाराज का दिखा सकते थे, क्यों नहीं दिखाया उन्होंने? भगवान रामचंद्र का भी जो राम दरबार का चित्र आता है हमारे सबके घरों पर, वो क्यों नहीं उन्होंने लगाया? मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये एक्सीडेंटली नहीं है, या कोइंसिडेंटली भी नहीं है। कौन सा चित्र लगाया है? युद्ध का, गीता का। अभी गीता बाद में आता हूँ, सब युद्ध का चित्र है, वो युद्ध क्षेत्र का कि ये भारत, हम भारत के नागरिक स्वतंत्र होने के बाद कर्म भूमि में युद्ध की तरह खड़ा रहेंगे, योद्धा की तरह खड़े रहेंगे। हम उसके लिए कर्म करेंगे तभी देश को बचा सकते हैं। और किस दिशा में करेंगे? युद्ध का होरिजन क्या होगा? हमारे नीति निर्देशक तत्व होंगे। हमने इस राष्ट्र को, इस देश को इस तरह आगे बढ़ाना है। ये सारी चीजें आती हैं। बाकी हम जानते हैं भगवान बुद्ध जी का भी चित्र है, महावीर जी का भी है, सारा उसमें सारे आते हैं। कुछ समय की ज्यादा आएगी दिक्कत, तो मैं थोड़ा सा जंप करना पड़ेगा मुझे। मैं आना चाहता हूँ चैप्टर 15 पर, जो निर्वाचन का है। निर्वाचन में हम जानते हैं कि बात आपने बताया, बहुत सारी डिबेट चले,
डुअल वोटरशिप का भी विषय आया, डुअल कॉन्स्टिट्यूंसी का भी जिक्र है, सारी चीजें उन्होंने कहा कि नहीं नहीं एक ही रहेगा सारी होने के बाद। और हर आदमी को बराबर का अधिकार दिया गया, कास्ट क्रीड का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सेक्स का डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको नहीं होगा, बराबर का अधिकार होगा। एक छोटे को भी वही अधिकार है झोंपड़ी में, एक राजमहल वाले को भी वही अधिकार है। किसका? अपना जनप्रतिनिधि चुनने का। फिर उसमें राइडर क्या है? ये जो चित्र है ना, राइडर हैं। फिर ठीक है, हमने अपने लिए अंगीकार किया है कि हम सब बराबर अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, पर चुनते समय क्या ध्यान रखेंगे? वहां चित्र है शिवाजी महाराज का और गुरु गोविंद सिंह जी का। ऐसे मत कर देना अपनी जाति के लोगों को समझना, किसी ने मुझको शराब पिला दिया तो उसको चुन लिया, मेरे किसी धर्म का आ गया तो इसलिए चुन लिया, या और कोई प्रलोभन आ गया तो उसके कारण चुनना। श्रीमान उसमें इंक्लूडेड है, जेंडर में मैं बताऊंगा, पर्सन बोलते हैं तो ही और शी दोनों ही होते हैं, और आज के ट्रांसजेंडर भी इंक्लूड है कि महोदय भारत के लोगों ये देख लो, आपका जनप्रतिनिधित्व ऐसा होना चाहिए, आपकी दृष्टि इस बात पे रहनी चाहिए। तो इसलिए कहीं भी हमारी उच्च मर्यादा जो भारत की है, नैतिकताएं, जिस यही नैतिकता और क्या है ना, जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी की बात करता हूँ, यही नैतिकताएं जो उन्होंने इनके जरिए कहा कि आपको ये सारा देते हैं, लेकिन ये भी करना चाहिए। और अगली बात जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि समय रहता है ना, तो 17 है राजभाषा। हम जानते होंगे, शायद बच्चों को पता होगा कि हिंदी हमारी राजभाषा है, देवनागरी लिपि। और ये भी कहा था कि अभी हमारी व्यवस्था ऐसी, मैंने कुछ चीजें टालनी पड़ती है, डेफर करनी पड़ती है, 15 साल के लिए उसको डेफरमेंट किया था। मैं हिंदी पे नहीं जा रहा भाई, मैं जा रहा हूं कि स्वदेशी, और जो हिंदी का अर्थ है ना, वो भारत की सारी भाषाएं है। केवल हिंदी को आप एक प्रतीक मानिए, भारतीय भाषाएं, जितनी भी भारतीय भाषाएं वो हमारी राजभाषाएं हैं। इसलिए गांधी जी का जो चित्र दिया है वो दांडी मार्च वाला दिया, जो नमक आंदोलन का चित्र है कि हमारी संपदा हमारी है। दांडी मार्च का, वरना महात्मा जी के तो और चित्र हो सकते थे। दांडी मार्च का जो चित्र दिया उसके पीछे यही कारण है कि भी हमारी स्वदेशी भाषा में देने का कारण यही होता है। और सुभाष चंद्र बोस जी का अध्याय 19 में जिक्र आता है। मैं ये थोड़ी भी क्या है कि कई बार हमारे देश के साथ ना अन्याय बहुत हुआ है, देश का मतलब आम नागरिकों के साथ। हमने देश आजाद होने के बाद ना हमारा जो राष्ट्रीय स्वाभिमान है ना, उसको खड़ा नहीं होने दिया। दो हीन भावना थी ना कि भी हम तो अंग्रेजों के दिमाग में थी ना, तो अंग्रेजों की पढ़ाई पढ़े हुए लोगों ने हमारे अंदर जो हमारा प्राचीन इतिहास भी नहीं बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस कार्यकाल को भी बैलेंस नहीं किया।